सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। सबसे पहले आप सभी लोगों को, इस चैनल को देखने वालों को, होली अष्टमी की शुभकामनाएं। आज अहोई अष्टमी है और एक हफ्ते बाद दीपावली है, तो दीपावली की भी आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई हो। आज चर्चा करेंगे आर्थिक चर्चा। त्योहारी सीजन है। दीपावली एक सनातन के हिसाब से बहुत बड़ा आर्थिक अवसर है। जैसे समाज हमें धर्म के आधार पर जोड़ता है, वैसे ही आर्थिक आधार पर भी जोड़ता है। अब सनातन के लिए सबसे पहले तो हमें धन्यवाद देना होगा हमारे दूरदर्शी ऋषि मुनि, जिन्होंने धर्म के साथ अर्थ को भी जोड़ा है, यानी धर्म के साथ अर्थ को भी स्थान दिया है। वो जानते थे अर्थ के बिना जीवन व्यर्थ है। अब क्योंकि ये त्योहारी सीजन है, सनातन के हिसाब से सबसे बड़ा आर्थिक अवसर भी है, तो हम आज चर्चा करेंगे शुभ लाभ पर। लाभ तो आप जानते ही होंगे। लाभ क्या होता है? दीपावली के मौके पर हम शुभ लाभ की बात करते ही हैं। वैसे तो दुनिया में कई आर्थिक विचारधाराएं हैं। हमारे समाजवादी मित्र भी होंगे जो लाभ को एक गलत चीज़ मानते होंगे, या लाभ नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ क्योंकि सनातन से संबंधित बात कर रहा हूँ, तो लाभ भी एक जरूरी तत्व है। तो आज करेंगे लाभ पर चर्चा। अब लाभ क्या है? अब चाहे व्यक्ति की ज़रूरत हो, परिवार की ज़रूरत हो, समाज की ज़रूरत हो, धर्म की ज़रूरत हो, संस्था और संगठन की ज़रूरत हो, देश की ज़रूरत हो या विश्व की ज़रूरत हो, बिना पैसे के कुछ नहीं चल सकता। पैसे यानी धन, और जब धन आएगा तो धन के साथ लाभ की भी चर्चा होगी। अब लाभ कई तरह का होता है। जैसे मान लिया एक व्यक्ति व्यापार कर रहा है, तो जिस मूल्य पर सामान खरीदता है उससे कुछ ऊपर पे ही बेचेगा वो। भाई अगर कोई चीज़ वो 10 रुपये की ला रहा है तो 10 से ऊपर 11 या 12 की ही बेचेगा। कुछ भाई लागत से कम तो कोई नहीं बेच सकता। लागत से कम तो केवल सरकार ही बेच सकती है, क्योंकि सरकार के पास विकल्प होता है, वो टैक्स के रूप में पूर्ति कर लेती है। लेकिन आप व्यक्ति के रूप में तो पूर्ति नहीं कर सकते। जो हमारी आम आदमी की भाषा में लाभ है, वही सरकार की भाषा में टैक्स है। सरकार भी अपने खर्चे चलाने के लिए टैक्स लगाती है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए वेतन है। मंदिर चलाने के लिए दान है। संस्थाएं चलाने के लिए चंदा है। ये सब एक तरह से खर्चे चलाने का माध्यम है। लाभ भी उसी में एक माध्यम है। तो फिलहाल मैं आज बात करूँगा और चीज़ों की नहीं, केवल व्यक्ति की, लाभ की। अब उदाहरण लेते हैं, एक दुकानदार है, व्यापार करता है। हम कल्पना करते हैं कि वो महीने का 1 लाख कमा लेता है और 1 लाख में अपने परिवार का खर्चा चला लेता है। हम ये मान के चल रहे हैं। अब आप कल्पना करें, यदि किसी कारणवश व्यापार बढ़ जाने पर उसकी आय 1 लाख से 1.5 या 2 लाख पहुंच जाती है, तो वो क्या करेगा? फिर वो अपने व्यापार में सहयोग देने के लिए, काम संभालने के लिए कर्मचारी रखेगा, 1 या 2, जैसी उसकी आवश्यकता होगी। 10,000, 15,000, जो भी स्थानीय दरें रोजगार की चल रही होंगी उसके हिसाब से। हो सकता है छोटे शहर में 10,000, मेट्रो में 25,000, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो रोजगार देगा ना, वो कोई किसी धन्ना सेठ, उद्योगपति, अंबानी अडानी की संतान नहीं होगी। वो कोई गरीब होगा, वंचित होगा, आर्थिक रूप से निर्बल होगा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी एक दुकानदार का लाभ एक रोजगार दे रहा है, एक या एक से ज़्यादा। हो सकता है जब उसकी आय बढ़े उसे लगे घर में भी एक मेड रखें। वो मेड भी कमज़ोर वर्ग से, निर्बल वर्ग से, आर्थिक रूप से या वंचित वर्ग से होगी, कोई अमीर नहीं होगी। वो रोजगार दे देगा। अब कल्पना करें, वही व्यापारी और ज़्यादा कमाने लगा, 2 लाख से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, क्या करेगा? पैसा तो चलायमान है ना, ठीक है, वो खर्चा भी करेगा, वो बाज़ार में भी खाना शुरू करेगा, होटलों से भी खाना मंगाना शुरू करेगा। हो सकता है वो 1 हफ्ते का टूर भी बना ले, किसी तीर्थ स्थान का या पर्यटक स्थल का। अब 1 हफ्ते में क्या करेगा वो?
वो होटल में रहेगा, वो टैक्सियों में घूमेगा, वो मंदिर जाएगा, अगर तीर्थाटन गया या पर्यटक स्थल में घूमेगा, बोटिंग करेगा, यानी वो खर्च करेगा हर जगह। होटल में खर्च करेगा, पैसा जाएगा होटल पे, कोई होटल का स्वामी को भी लाभ होगा, भाई जिसने निवेश किया है करोड़ों का उसे भी लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात, जो होटल में रोजगार कर रहे हैं उनके वेतन के रूप में भी उनके पास आएगा। उनका वेतन तो तभी आएगा ना जब होटल चलेगा। वो टैक्सी में घूमेगा, टैक्सी भी कोई धन्ना सेठ के बच्चे नहीं चला रहे हैं, वो भी हमारे आपके जैसा कोई आर्थिक रूप से निर्बल व्यक्ति ही चला रहा होगा। वो बोटिंग करेगा, वो भी कोई कमज़ोर वर्ग का ही व्यक्ति होगा। यानी उसका हर पैसा रोजगार में जाएगा। और रोजगार किसका? निर्बल वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, वंचित वर्ग, जिसे रोजगार नहीं मिला हुआ है, जो इन्हीं लोगों पर निर्भर है, इस बढ़ती आय पर निर्भर है कि ये खर्च करेंगे तो मुझे मिलेगा। अगर वो होटलों में खाना खाएगा, रेस्टोरेंट में खाना खाएगा, वहाँ भी उसका लाभ उन वेटर को मिलेगा तनख्वाह के रूप में जो वहाँ रोजगार कर रहे हैं, कि ये लोग जाएंगे तभी तो उनकी तनख्वाह निकलती है, वो टिप भी दे सकता है। अब यह बात चलती है लाभ कितना होना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग मत हो सकते हैं। कुछ लाभ सरकारें तय करती हैं, आवश्यक वस्तु के सरकार निगाह रखती है, रेट ज़्यादा ना बढ़ने पाए। कुछ बाज़ार की स्थितियाँ तय करती हैं, मांग और आपूर्ति तय करती है। आपूर्ति कम हो जाए, मांग बढ़ जाए तो दाम बढ़ जाते हैं, मार्जिन बढ़ जाता है। जबकि आपूर्ति बढ़ जाए, मांग कम हो जाए तो दाम कम हो जाते हैं, मार्जिन कम हो जाते हैं। कुछ लाभ ऐसे भी होते हैं जो देने वाले के हाथ में निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहे हैं, आपने खाना खाया, अब जिस वेटर ने आपकी सेवा करी उसे रेस्टोरेंट स्वामी से वेतन मिल रहा है उसके काम का, लेकिन आप उसकी सेवा से संतुष्ट हैं, आपको लगता है अगली बार ये मुझे और अच्छी सेवा देगा, आप उसे टिप देते हैं। वो टिप 10 रुपये भी हो सकती है, 100 रुपये भी हो सकती है, 1000 रुपये भी हो सकती है। यानी वो उस वेटर के लिए लाभ है, जो उसकी अतिरिक्त कमाई है। इस लाभ पर केवल आपका अधिकार है, आप कितना देना चाहते हैं। यहाँ पर मैं एक उदाहरण और भी दूंगा। जैसे मान के चलें कि कोचिंग का रेट मान लिया 1000 रुपये प्रति बच्चा है, और घर पर जाकर पढ़ाने का रेट 2000 रुपये प्रति बच्चा है, मान के चलें। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे घर पे एक आदमी पढ़ाने आए, मैं उसे 3000 रुपये दूंगा, यानी सामान्य दर से 1000 ज़्यादा। ये लाभ भी आप तय करते हैं। आपने किसे क्या लाभ देना है ये आप तय करते हैं, ये बाज़ार की परिस्थितियाँ तय नहीं करती। हो सकता है टीचर की योग्यता भी इसमें एक मायने रखती हो, लेकिन ये लाभ बढ़ते जाते हैं। तो अब जहाँ तक सरकार की बात है, मैंने पहले ही कहा सरकार लाभ पे काम नहीं करती, खर्चे सरकार को भी निकालने होते हैं। अब इनसे आप समझिए लाभ का महत्व क्या है समाज में, अर्थतंत्र में लाभ का मूल्य क्या है, ये समझिए। अगर आप लाभ के विरोधी हैं, आपको लगता है लाभ नहीं होना चाहिए या लाभ न्यूनतम होना चाहिए, तो आप सोचें आप लाभ के विरोध में बोल रहे हैं या रोजगार के विरोध में बोल रहे हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिए, हर बढ़ता हुआ लाभ रोजगार देता है। रोजगार किसे? गरीब को, निर्बल को, आर्थिक रूप से कमज़ोर को, वंचित को, बेरोजगार को। तो अगर आगे से आपको लाभ के विरोध में बोलना है तो आप समझ लें आप किसके विरोध में बोल रहे हैं, ये आप खुद फैसला करें। ऐसे ही सरकार के ऊपर लागू होता है। सरकार पर दबाव होता है, खासकर भारत में लोकतंत्र है, जनता का दबाव होता है। वो मूल्यों को ऐसे नहीं बढ़ा सकती कि सरकार के मूल्य बढ़ाने का प्रभाव पूरे देश पर होता है, 150 करोड़ जनता पर होता है। उसे बहुत कुछ सोच कर चलना होता है। लेकिन यदि सरकार भी मूल्य बढ़ाती है, उसका लाभ भी रोजगार में ही निकलता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि अर्थतंत्र में लाभ का महत्व क्या है, लाभ की भूमिका क्या है, लाभ के लाभार्थी कौन होते हैं। क्योंकि जो लाभ कमा रहा है
उसके व्यक्तिगत खर्च, उसकी व्यक्तिगत आवश्यकता में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो तो वो एक सीमा के बाद खर्च करेगा। यदि वो बैंक में भी पैसा रखेगा, अगर उस पर ज़्यादा आ गया तो वो बैंक के पास भी लोन देने के लिए फंड बढ़ जाएंगे। यदि वो शेयर मार्केट में भी लगाएगा तो शेयर मार्केट में स्थापित होने वाली कंपनियों को सहारा मिलेगा, जो वो भी आगे रोजगार देंगी। यानी लोन के माध्यम से बैंक भी रोजगार देंगे, शेयर मार्केट में पैसा लगने पर वहाँ भी रोजगार मिलेगा। यानी बढ़ता वाला हर तरफ से रोजगार को जनरेट करता है। इस बात को आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए समाजवाद पर चर्चा भले ही आप करें, लेकिन लाभ के महत्व को जरूर समझें। ये लाभ ही है जो अर्थव्यवस्था को आगे ले जाता है। तो आशा है वीडियो पसंद आया होगा। दिवाली के अवसर पर मैं कोशिश करता रहूँगा आर्थिक रूप से कुछ वीडियो डालता रहूँ, हालांकि और विषय के भी डालता रहूँगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।